हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद साहू है। मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं। हमारी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स। इससे पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं फटाफट एक बार समझेंगे। मीनिंग ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, और हमने तीन मेथड पे स्पेशली इस पे डिस्कशन आपके साथ कर चुके हैं। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो मेथड और आते थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एक काम का और करना था, जिसका नाम था सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना और मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। क्लियर। अगला मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से बनाया जाता था, पहला एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, दूसरा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। क्लियर। सबसे मजे की बात क्या है, इन सारे जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको हम पुरानी वीडियोस में कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो आप जाइए दोबारा उस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट में ग्रिप बना रहे, आपका कमांड उस पर बना रहे। एक चीज और बच्चों, मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यहाँ की आज की वीडियो जो है उसको आप स्किप मत करना। शुरू से लेके आखिरी तक, शुरू से लेके पूरा आखिरी तक एक एक वीडियो को, एक एक स्टेप्स को आप बड़े आराम से ध्यान से समझना, और हो सके तो अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलना। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से देख के समझिएगा। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके या किसी भी मोड से आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मेन फोकस होगा एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट पे, और आज के बाद हमारा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, लास्ट तक देखिएगा आप लोग वीडियो और मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट्स। देखते हैं जरा आते हैं एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट। बेटा हमने तीन मेथड सीखा था। सबसे पहला सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सीखा था सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा सीखा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड में अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, तो तीनों मेथड में कॉमन है आपका प्रॉफिट। बेटा कॉमन तो होगा ही ना, क्योंकि आपका वैल्यूएशन भी, गुडविल का वैल्यूएशन भी 100% किस पे डिपेंडेंट है? प्रॉफिट पे डिपेंडेंट है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी चाहे तो अपने प्रॉफिट को अननेसेसरी वे पे बढ़ा के अपने गुडविल की वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। यस और नो? बिल्कुल कर सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग तो इंसान ही करता है ना। अकाउंटिंग में आप कुछ एक्सपेंसेस को, कुछ चीजों को एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, कम चार्ज कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। इसी को आप 11th में बोला करते थे विंडो ड्रेसिंग करना। आपने अपने अकाउंट्स में ऐसे एडजस्टमेंट्स किए हैं, ऐसे एंट्रीज पास की हैं जिससे हो सकता है आपका प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है। तो ज्यादा प्रॉफिट इन द सेंस गुडविल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर आपको अपनी गुडविल कम दिखानी, जो कि नॉर्मली दिखाते नहीं है, मान लो अगर आपको अपनी गुडविल की वैल्यू कम दिखानी है तो आप क्या करोगे? एक्सपेंसेस ज्यादा शो करोगे और अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दोगे। जितना रिड्यूस्ड प्रॉफिट होगा उतना ही आपका गुडविल की वैल्यू कम आ जाएगी। तो हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ प्रॉफिट पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये प्रॉफिट होना चाहिए रियल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? रियल। और दूसरा क्या होना चाहिए बेटा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ऑपरेटिंग रियल प्रॉफिट मतलब आपके प्योरली बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट की बात आप यहां पे नहीं करोगे। एक्चुअल प्रॉफिट जो आप अर्न करते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका जो बिजनेस का ऑपरेशन है, आप किस इंडस्ट्री में, किस कैटेगरी के बिजनेस में इन्वॉल्व हो, उसी कैटेगरी से होने वाले प्रॉफिट को हम गुडविल वैल्यूएशन के पर्पस से कंसीडर करेंगे। दूसरा कोई प्रॉफिट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। बट क्वेश्चन इतना इजी आएगा नहीं बेटा। जितना मेथड आपने तीन देखा है जो इजी था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इतना इजी आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। उसमें क्या रहेगा? कुछ प्रॉफिट्स पे एडजस्टमेंट्स रहेंगे। क्लियर है? यहां मैंने कोशिश की है 100% आपके जो एडजस्टमेंट्स हैं उसको कवर करने की। बावजूद उसके अगर कहीं पे आपको लगता है समझ में नहीं आया या फिर कोई भी चीजें हमसे छूट गई तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए मैसेज के थ्रू या फिर कमेंट में, जैसा भी हो।
क्लियर है मेरी बात? देखते हैं जरा एडजस्टमेंट्स होते क्या है। मुझे बेसिकली फाइंड करना है रियल प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इस चीज को, ये जो प्रॉफिट आपने दिया है, इसको मैं बोल सकता हूं बुक प्रॉफिट, जो आपके बुक में शोन है, ये होता है बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट से मुझे फाइंड आउट करना है क्या, रियल या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर होना चाहिए रियल और ऑपरेटिंग। देखेंगे जरा एडजस्टमेंट्स क्या क्या है हमारे पास। एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और मुझे बताना बेटा कि मेरा एग्जांपल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। समझो मेरी बात को। मेरे हर मंथ की सैलरी 50,000 पड़ती है। क्लियर? एक बुरी आदत है लॉटरी खेलने की। क्लियर मेरी बात? इस साल मैंने 4 महीने 50,000 अर्न किए, बट 5वें महीने में मुझे 2 लाख रुपए की लॉटरी लगी। क्लियर मेरी बात? क्लियर? अब मुझे आंसर देने की कोशिश करो कि मेरी पर मंथ का वर्थ, मैं बोल रहा हूं पर मंथ की मेरी वैल्यू 50,000 है, या उस 50,000 में 2 लाख रुपए को भी जोड़ना चाहिए? जोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है एबनॉर्मल गेन, जो मेरे नॉर्मल बिजनेस या नॉर्मल प्रोफेशन से रिलेट नहीं करता। वो नॉन रिकरिंग नेचर का इनकम है, वो एबनॉर्मल गेन है, या मैं बोलूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है। क्या लॉटरी खेलना ही मेरा ऑपरेशन है? क्या लॉटरी खेल के ही मैं अपनी अर्निंग लिवलीहुड अर्न करता हूं? बिल्कुल नहीं। मैं कहीं पे जॉब करता हूं, वो मेरी अर्निंग है। तो अगर मुझे अपने कैश बैलेंस में से या टोटल अर्निंग में से एक्चुअल अर्निंग बतानी हो फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल, तो मुझे उस लॉटरी से जीती हुई इनकम को माइनस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? तो जरा फटाफट देखो एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन सी चीजें आती है, एग्जांपल से समझेंगे। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट। कई बार गवर्नमेंट आपके बिजनेस को ग्रांट देती है, हेल्प करती है, कुछ पैसे आपको यू डोनेशन के रूप में दे देती है। दैट इज ऑल्सो नॉन रिकरिंग इनकम। वो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं हुआ, वो आपके बिजनेस में एबनॉर्मल गेन हुआ, तो आप उसको माइनस करेंगे। दूसरा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अरे बाबा, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस अपने बिजनेस के एसेट्स को बेचना नहीं है। क्लियर? एक गारमेंट शॉप वाला अगर अपने काउंटर को सेल करे, अपने मशीन को सेल करे, या फिर अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करे, उससे वो गेन अर्न करे, तो क्या हम उसका एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आगे चलो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बाय चांस आपके बिजनेस में चोरी हो गई या लॉस बाय फायर हो गया, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं, तो क्या आप उस चीज को नॉर्मल इनकम मान सकते हो? क्या चोरी होना और आग लगना आपके बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर मेरी बात? आगे चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अरे बाबा, ये इन्वेस्टमेंट आप कहां करते हो? बाहर में करते हो। अपने बिजनेस में लगाए हुए पैसे तो कैपिटल कहलाते हैं। आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको इनकम हो रही है, और उस इनकम को आप अपने प्रॉफिट में जोड़ के रखे हो। सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। आपका रियल प्रॉफिट वो नहीं है। अगला है डिविडेंड रिसीव। किसी कंपनी के शेयर्स आप खरीद के रखे हो, उससे आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो आपके इनकम को डिफाइन नहीं कर रहा है। तो मेरी बात बड़े ध्यान समझिए, ये सारी की सारी जो इनकम है आपके बुक प्रॉफिट में से, जो आपको प्रॉफिट दिया गया होगा, उस प्रॉफिट में से इसको लेस करना है, माइनस करना है। वो आपके प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है बेटा? क्लियर है? दूसरी चीज, एबनॉर्मल लॉस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एबनॉर्मल लॉस, जैसे मैं बोलूं आपकी कंपनी में चोरी हो जाना, आपकी कंपनी के एसेट्स में फायर लग जाना। क्लियर है? बाय एक्सीडेंट आपको कोई लॉस हो गया। क्लियर है? तो समझेंगे उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट मेड, ये क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग होता है। आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग होगा। वॉलंटरी कंपनसेशन पेड, ये है नॉन रिकरिंग। क्या है ये? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्लियर? तो इन चीजों को आप क्या करेंगे, जो आपका बुक प्रॉफिट होगा या क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा उसके साथ प्लस कर देंगे। सर प्लस क्यों करेंगे? अब मेरी बात को बड़े ध्यान समझना।
मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और बताना क्या आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। पहली चीज, मैं लास्ट मंथ के फर्स्ट डेट को अपनी सैलरी लेके घर वापस आ रहा था। मेरी सैलरी थी 50,000, मेरी जेब में 50,000 पड़े हुए थे। क्लियर है मेरी बात? तो बताइए बेटा, उसमें हुआ क्या, 20,000 रुपए किसी ने चोरी कर लिए, तो मुझे सैलरी मिला कितना, केवल 30,000। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी वैल्यू कितनी है, 50,000 की 30,000? आप बोलोगे सर आपकी वैल्यू तो 50,000 है, भले 20,000 रुपए चोरी हुआ है। तो बेटा यही बात तो मैं यहां पे भी बोल रहा हूं कि अगर आपके कंपनी में एबनॉर्मल लॉस हुआ है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ है और उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ क्या कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था, बेसिकली वही एक्चुअल प्रॉफिट था। बाद में एबनॉर्मल लॉस हुआ, बाद में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट थोड़ा कम दिख रहा है। तो आपको उसको रियल प्रॉफिट तक ले जाना है। अब जितने से प्रॉफिट कम हुआ है, काश हम उसको जोड़ देते तो हमारा काम बन जाता, और काश क्या बेटा, करना भी वही है। आप उसको जोड़ दीजिए, वापस ऐड कर दीजिए, तो आप अपने एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, भले वो प्रॉफिट कैश प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपके तो ढेर सारे लॉस हो गए हैं ना। और कौन से कैटेगरी के लॉस हुए हैं? एबनॉर्मल लॉस हुए हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया है आपने। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? पहला मैंने बोला एबनॉर्मल गेन प्लस करना है कि माइनस करना है, मैंने बोला क्या करना है, जल्दी बोलो, माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है कि माइनस करना है? डेफिनेटली प्लस करना है। क्लियर बेटा? मुझे मेनली कंसर्न है इस रियल प्रॉफिट से, मुझे चाहिए रियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर? और इसी से मेरे बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन होगा। मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं किसी भी तरह मैं अपने रियल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकूं। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है? आगे चलते हैं, फिर देखते हैं सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ी देर में समझेंगे बेटा कैसे होता है। बताओ जरा ये क्या है बेटा? ये छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या ये छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा? यहां पे इस साइड में डेबिट साइड में जो आइटम्स आते हैं, वो आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं? आप बताओ। डेफिनेटली वो सारे क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। परचेज, वेजेस, ओपनिंग स्टॉक, ये सारे कौन से आइटम्स है? ये सारे आइटम्स आपके जीपी को डिक्रीज कर देते हैं। यहां पे आता है सेल, और दूसरा आइटम आता है बेटा जिसका नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जितनी ज्यादा आप बढ़ाकर लिखोगे, आपका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा। क्या वही आपका रियल प्रॉफिट है? मैं बोलता हूं क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस थी 10,000, मार्केट प्राइस चल रहा है 15,000 का। आपने बोला कि सर हम तो 15,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। बेटा यहां पे 5,000 रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। क्या यही आपका रियल प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। क्या यही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? बिल्कुल नहीं। तो इस 5,000 को आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा करंट ईयर पे। थोड़ा सा और समझेंगे बेटा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर विल बी ओपनिंग स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बेटा यहां पे जब आपने इसको माइनस किया, अगले साल आप इसको प्लस करेंगे, क्योंकि अगले साल जितनी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की एक्स्ट्रा थी, जितनी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की ज्यादा थी, अगले साल उतनी ही ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्लियर? और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर अगले साल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसने फिर से आपके प्रॉफिट को घटा दिया होगा। क्लियर? तो जब प्रॉफिट घट चुका है तो बराबर करने के लिए, रियल प्रॉफिट जानने के लिए आपको अगले साल उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? तो बेटा ये वाला एडजस्टमेंट जरूर ध्यान में रखना। ऐसा कभी नहीं करना बेटा कि एक ही साल एडजस्ट किया और अगले साल छोड़ दिया आपने। क्लियर है? इसका दो जगह इंपैक्ट पड़ जाएगा। एक तो करंट ईयर में आप इसको माइनस करोगे अगर ओवर वैल्यूएशन है, और दूसरा अगले साल में इसको आप प्लस करोगे। दोनों का लॉजिक समझ में आ गया है क्यों करते हैं ऐसा?
ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं आता हूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन, थोड़ा सा एग्जांपल फिर से समझो। ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे हमने सेल लिखा, यहां पे हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा। क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी 10,000, पर हम अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं, फॉर एनी रीजन। हम अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं, हमने उसकी वैल्यू रख दी 7,000। तो शायद इसी को बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो जब 7,000 की, तो आप मुझे बताओ हमारा प्रॉफिट जो है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3,000 से बढ़ा या घटा? डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट 3,000 से घट गया होगा। क्लियर? तो अगर 3,000 से आपका प्रॉफिट घट गया तो क्या करना है, इस 3,000 को करंट ईयर में क्या करना है, फटाफट बोलो, प्लस करना है। और जाहिर सी बात है बेटा, जाहिर सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक में उसी साल, या मैं बोलूं नेक्स्ट ईयर पे उसको माइनस करना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला आता है रॉन्ग एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत एंट्री। अब गलत एंट्री कैसे होता है, बड़े ध्यान समझना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैं बताता हूं आपको जी। मेरा प्रॉफिट कुछ इस तरह से है। क्लियर? प्रॉफिट है 2000 का, 2001 का, 2003 का, 2002 का, 2003 का, कुछ इस तरह से है। 2002 में कुछ ऐसा हुआ, इस साल मैंने मशीन खरीदा था। क्या खरीदा था बेटा? मशीन। कितने का? 50,000 का। मशीन परचेज, मशीन हमने इस बार परचेज किया था। क्लियर? जब मशीन परचेज किया, जब हमने मशीन परचेज किया तो हमने इस मशीन परचेज को क्या मान लिया कि ये हमारा नॉर्मल परचेज है। अब जब मशीन परचेज करोगे तो मशीन परचेज करने की वैल्यू कहां अपीयर होगी? बैलेंस शीट में। नॉर्मल परचेज करो तो कहां अपीयर होगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। प्रॉब्लम यहां पे ये अराइज हुआ कि हमने मशीन परचेज किया और उसको समझ लिया कि ये हमारा नॉर्मल परचेज है। किसका? गुड्स का। बोलो बेटा, गलती हुई है कि नहीं हुई है? डेफिनेटली हुई है। और अगर गलती हुई है, इसका नतीजा क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट घटा या बढ़ा? हमारा प्रॉफिट घटा या बढ़ा? डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट घट गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 50,000 को 2000 ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? लेकिन एक चीज और है बेटा, कि ये जो 50,000 है, इस पे 10% डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए। मान लो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है कि इस पे 10% डेप्रिसिएशन भी लगेगा। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन ने डेटा प्रोवाइड किया है। आप मुझे बताओ, मैंने उस 50,000 की मशीन को अपने ट्रेडिंग में चार्ज किया है, तो क्या उस पे 2000 पे, 2001, 2, 3 पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा? यस और नो? मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा। तो अब तो लगा दो, अब तो रेक्टिफाई कर रहे हो। आपने 50,000 को ऐड कर दिया और इस साल माइनस करोगे 5,000। क्लियर? नेक्स्ट ईयर भी माइनस करोगे 5,000, नेक्स्ट ईयर भी माइनस करोगे 5,000, नेक्स्ट ईयर भी माइनस करोगे 5,000। सर ये तो एसएलएन का हुआ। अगर मान लो क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी का हो तो कोई बात नहीं बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना नहीं है। 50,000 का पहले साल का 5,000 ही होगा, अगले साल 4,500 होगा। उस तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस से आप निकालते जाना और सारे ईयर्स में माइनस कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? एक बार फिर से समझो, 2000 ईयर 2000 में हमने एक मिस्टेक किया। 50,000 की मशीन परचेज जो की थी, उसको गलती से हमने बोल दिया कि वो नॉर्मल परचेज है। क्लियर मेरी बात? क्या बोला? गलती से नॉर्मल परचेज है। तो जब वो नॉर्मल परचेज मान लिया तो हमने उसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा होगा, और उस वजह से मेरा प्रॉफिट
50,000 से कम नजर आ रहा है, कम नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको कहां लिखा है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, जहां से प्रॉफिट में रिड्यूस हो गया। तो मैं रियल प्रॉफिट जानने के लिए क्या करूंगा, प्लस 50,000 कर दूंगा जी। 2,000 ईयर को हमने ठीक कर लिया बेटा, लेकिन उस 50,000 पर डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा, क्लियर, जो कि हमने अभी तक नहीं लगाया, अभी तक नहीं लगाया, 2003 तक नहीं लगाया, अब आपको रेक्टिफाई करना है, क्लियर है। तो इसमें 5,000 ईच एंड एवरी ईयर आप माइनस करते चलो, तब जाके ये रॉन्ग एंट्री वाला जो ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट है, वो करेक्टिफाई हो पाएगा। क्लियर है मेरी बात, यस और नो? देखेंगे जरा रॉन्ग एंट्री, सेकेंड पार्ट, रॉन्ग एंट्री का ही सेकेंड पार्ट है। यहां भी जस्ट अपोजिट होने वाली चीज है, जो ऊपर में हुआ है जस्ट अपोजिट नीचे में होगा। ऊपर में क्या हुआ था, कैपिटल एक्सपेंस को आपने रेवेन्यू एक्सपेंस मान लिया था, यहां पे उल्टा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंस को आप क्या मान ले लिए, कैपिटल एक्सपेंसेस। यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे, यहां पे आ जाते हैं रिपेयर एक्सपेंस है, मान लो उसको आपने मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, क्या करना है, एक एग्जांपल समझना। हमारे पास मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए हमारे पास ईयर्स गिवन है, ईयर 2000, 2001, 2002, क्लियर। ईयर 2000 में क्या हुआ, ईयर 2000 में क्या हुआ कि हमने रिपेयर कराया, क्या कराया बेटा, रिपेयर कराया 20,000 का, क्लियर। और जब रिपेयर कराया तो हमने उसको मान लिया, क्या गलती से मान लिया कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। अच्छा, इसका दो इंपैक्ट हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईयर 2000 के P&L पे रिपेयर एक्सपेंस नहीं आया होगा। समझ के बात को, क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि रिपेयर तो आपने रिपेयर माना ही नहीं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब मशीन या जिस भी चीज का रिपेयर कराया उसके कॉस्ट में उसको ऐड कर दिया होगा। अब ब्लंडर क्या हुआ, जिसमें आपने उसको ऐड किया है, उस पे आप 2000 डेप्रिसिएशन चार्ज किए होंगे, मतलब प्रॉफिट को माइनस कर दिया होगा। 2001 में प्रॉफिट डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, वहां से प्रॉफिट कम हुआ होगा। 2002 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वहां से प्रॉफिट कम हुआ। क्लियर मेरी बात? तो करना क्या है, बड़े ध्यान समझो। ईयर 2000 में आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे, इस साल 20,000 जो उसकी वैल्यू है उसको आप कर दो माइनस, और जो इस साल का डेप्रिसिएशन है उसको कर दो प्लस। अगले साल वैल्यू को आपने एक बार एडजस्ट कर लिया, अगले साल फिर से जो उसका डेप्रिसिएशन आएगा उसको ऐड करना है, अगले साल फिर से डेप्रिसिएशन जो आएगा उसको ऐड करना है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ये है सही अप्रोच। क्लियर है? ऐसा करते हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट पूरे ग्रिप में आएंगे, पूरे कमांड में आएगा। नोट तो आप कर ही रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। क्लियर है? एक छोटी सी बात और रह जाती है जिसका नाम क्या है, फ्यूचर एक्सपेंस। कई बार क्वेश्चन में ना आपको छोटी मोटी बात और दे दी जाती है। क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट चाहता है कि वो अपने मैनेजमेंट की कॉस्ट को कवर करने के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्रॉफिट में से उसको माइनस करो। क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए वो आपको बोल सकता है कि 20,000, 2,000 कोई भी अमाउंट आपके प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा। तो आप क्या करना, उसको सिंपली जितने ईयर्स आपको दिए गए हैं उन सारे ईयर्स से जो कॉस्ट आती है एनुअल मैनेजमेंट चार्ज, एनुअल, तो उसको आप माइनस कर देना बड़े प्यार से। क्लियर है मेरी बात? कोई भी टफ या कोई भी लेंथी इसमें कोई भी चीज नहीं है। क्लियर है बेटा? तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। क्लियर? जैसा कि पहले ही बोल चुका हूं कि मैंने कोशिश की है 100% सारे कॉन्सेप्ट को इसमें कवर करने की। तो आपको क्या करना है, आप इन सारे कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज करो। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी में इसकी नोटिंग बनाते चलो। क्लियर है मेरी बात?
आपसे एक छोटी सी बात मुझे और भी करनी है। वो बात है, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें करा चुका हूं, बट इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने एक भी नहीं किया। क्लियर? तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पीडीएफ क्वेश्चन फाइल का अपलोड आपके लिए कर दूंगा। क्लियर? आपको क्या करना है, वहां से डाउनलोड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि उसमें मैंने ढेर सारे एडजस्टमेंट्स डाल रखे हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। क्लियर है? ये बस आपके लिए बेटा। तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो और वहां से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। कंफर्म ये है कि अगली वीडियो में मैं उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, बट मेरी बात जरूर मानना, आप उसको अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर को कमेंट में डाल देना। क्लियर? अगली क्लास में जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपके स्टेटस को बताएगा कि आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि कहीं पे आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो आप वहां पे कमेंट में या किसी भी मोड के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, ये वीडियो काफी मेहनत से बनाया जा रहा है, तो आप इसको, और ये केवल आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड से या फिर कहीं भी इसको आप सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। क्लियर? और बने रहिए। नाम है क्या हमारा? कोड ऑफ कॉमर्स। थैंक यू वेरी मच।